आपने खबरों में कहीं पर यह जरूर सुना होगा कि बादल फटने की घटना हुई है। इसको सुनने में यह लगता है कि बादल फट गया होगा, दो हिस्सों में टूट गया होगा, अलग हो गया होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इससे काफी कुछ अलग है। ये अपने आप में एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिस पर नियंत्रण नहीं हासिल किया जा सकता। जैसे कि भूकंप, हम भूकंप पर नियंत्रण हासिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके प्रभावों से अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ ऐसा इसके साथ भी है। तो ये कैसी आपदा है, इससे क्या नुकसान होता है और अभी ये चर्चा में क्यों है, इसी पर हम आज बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में। तो सबसे पहली बात की खबर क्या है। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में एक शहर है, नाम है उसका रामबन। रामबन में अभी ऐसा हुआ है कि जिसे कहा गया है बादल फटने की घटना, यानी कि बहुत कम समय में बहुत तीव्र बारिश हुई है और इसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा उस क्षेत्र में तबाही आ गई है। कई लोगों की जान का नुकसान हुआ है। इसके अलावा बहुत ही आम चीजों का जो सामान है, जिसको बोलते हैं, या इस तरह से कह सकते हैं जान माल का नुकसान हुआ है। इसकी वजह से ये खबर बड़ी चर्चा में है कि आखिर हम ये समझ सकें कि आखिर बादल फटने की घटना होती क्या है। और सिर्फ बादल फटने की घटना नहीं हुई है, उसके बाद फिर अचानक से बाढ़ आई है, तो वो फ्लैश फ्लड क्या होता है। फिर उसके बाद लैंडस्लाइड की भी घटना हुई है। तो ये आपस में कैसे जुड़ी हुई है, इसे भी समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं बादल फटना क्या है। जैसे कि मैंने आपने शुरू में बताया था कि बहुत अधिक मात्रा में जब बारिश हो, लेकिन बहुत कम समय में, तो इसका कोई पैमाना है। इसका पैमाना भी है। लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, बहुत बड़ा एरिया नहीं है। आमतौर पर बारिश ये होती है, जैसे मानसून का समय आता है तो एक शहर, दो शहर, तीन शहर, क्या पूरे राज्य में दूसरे राज्य तक ऐसी बारिश के पैटर्न दिखाई देते हैं। लेकिन आप देखें तो ये जो बादल फटने की घटना है, ये 20 से 30 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र में होगी। इसका दायरा बहुत बड़ा नहीं होगा। और यहां पर अगर हम देखें तो जो वर्षा होगी प्रति घंटे, यानी कि हर एक घंटे में 100 mm 10 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होगी। अब आपको लग रहा होगा कि एक घंटे में 100 mm कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन बात यह है कि भारत का जो औसत वर्षा है 100 mm से कुछ ज्यादा है, वार्षिक वर्षा। यहां तो कुछ समय के अंदर ही इतनी ज्यादा वर्षा हो रही है। और यही मुद्दे की बात है कि कम समय में बहुत तीव्र गति से, यानी कि वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो भी काफी बड़ी मात्रा में होती हैं। आमतौर पर जितनी होती है उससे ज्यादा बड़ी 5 सेंटीमीटर तक की बूंदें होती हैं। और ये इतनी तीव्र गति से होती है जिससे जल निकासी की भी समस्या बनती है और उसकी वजह से फ्लैश फ्लड आता है। फिर उसके बाद आगे जैसे मैंने कहा लैंडस्लाइड भी होगा, वो कैसे होगा वो भी बताऊंगा। लेकिन बात यह है कि बादल फटने की घटना के मुख्य मानदंड क्या है, ये है जिससे कहा जाएगा। अब मान लीजिए एक घंटे में 10 सेंटीमीटर या 100 mm की बात हुई है, लेकिन मान लीजिए 30 मिनट के अंदर, अगर 30 मिनट के अंदर 50 mm यानी कि 5 सेंटीमीटर की बारिश हो गई, तो भी इसे बादल फटने की घटना कहा जाएगा। अब देखिए बात आती है कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। तो एक है ओराग्राफिक लिफ्ट। ये होता क्या है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब यहां से हवाएं आ रही हैं। हवाएं जो आ रही हैं यहां से, यहां पहाड़ के पास पहुंचेंगी तो ये कहां जाएंगी, ये ऊपर की तरफ जाएंगी। आप देखिए ओराग्राफिक लिफ्ट में क्या बता रहा है, जब हवा पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर से उठती है और हवा पहाड़ों के पास जब पहुंचती है तभी यह ऊपर की ओर उठेगी। जब यहां तक पहुंचेगी, आगे बढ़ेगी, तो यहां से ऐसे ऊपर उठेगी। और ऊपर जब उठती है तो यह ठंडी होती जाती है। और एक समय के बाद जब ये काफी ऊपर पहुंच जाती है, ठंडी होती जाती है, तो यह बादल का रूप लेने लगती है। और यह कौन सा बादल बनने लगता है, तो नाम देखिए, क्यूमुलोनिम्स बादल। तो ये जो है क्यूमुलोनिम्स बादल जो है, इसके बारे में समझिए, शॉर्ट में समझिएगा। तो ये जो बादल है इसका नाम है क्यूमुलोनिम्बस बादल। इस बादल की बात क्या है कि पहाड़ वाले क्षेत्र में जब हवा आ रही थी, गर्म हवा थी, उसमें बहुत ज्यादा नमी थी, वह ऊपर उठती जा रही थी और उसके बाद वह ठंडी होती जा रही थी, बादल का रूप ले ली, तो ये बादल बन गई। अब ये बादल बहुत ऊंचे होंगे और विशाल होंगे और इनका आकार कुछ इस प्रकार से ऐसा होगा और ये लगभग 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई में पहुंच जाएंगे। अब देखिए क्या हो, बादल आकाश में ऊंचाई तक जाते हैं और इनमें बहुत सारी नमी और ऊर्जा इकट्ठी होती है इस बादल में।
और देखिए जब नमी इकट्ठी होगी, ऊर्जा बहुत इकट्ठी होगी और वो अपने अंदर नमी और ऊर्जा को लगातार समेटते जाएगी, तो एक ऐसा समय आएगा कि वो समेट नहीं पाएगी। और जब समेट नहीं पाएगी तो क्या होगा, ऊर्जा और नमी को समेट नहीं पाई तो बहुत कम समय में बहुत तेजी से बारिश होगी और इसी को कहा जाएगा क्लाउड बर्स्ट। क्योंकि जो नमी इकट्ठा हो रही थी उससे देखिए संघनन की प्रक्रिया हो रही थी बादल बनने में। संघनन के बाद एक ऐसी जब स्थिति बनी कि जो पानी की जो छोटी छोटी बूंदें थी वो अपना आकार बढ़ाने लगी और जैसे मैंने कहा कि 5 सेंटीमीटर तक उनका आकार पहुंच गया और वो ऊर्जा, वो नमी की क्षमता धारण नहीं कर पाया बादल, तो वो बारिश के रूप में पानी नीचे गिरने लगा और बहुत तेजी से गिरने लगा। तो ये जो कुछ हुआ इसमें देखिए ये हो कहां रहा है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही देखने को मिल रहा है। यानी कि बादल फटने की घटना पहाड़ी क्षेत्रों में होगी, क्योंकि बादल बनने की है जो प्रक्रिया है, जिस प्रकार की प्रक्रिया है वो कहां हो सकती है, पहाड़ी क्षेत्रों में ही हो सकती है, प्लेन क्षेत्र में नहीं होगी, क्योंकि हवा का ऊपर उठना यहाँ पे टकरा करके जरूरी है। तो कभी भी आप देखें तो बादल फटने की घटना की खबरें आपको सुनाई देंगी तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या पहाड़ी राज्य जो हैं, जितने हिमालयी राज्य हैं, वहां आपको देखने को मिलेंगे। केदारनाथ वाली जो घटना हुई थी 2013 में, आप देखें तो भी बादल फटने की घटना की वजह से ही इतना जान माल का नुकसान हुआ था। उसके अलावा 2022 में अमरनाथ यात्रा के दौरान भी जो बादल फटने की घटना हुई थी उससे भी कई लोगों की जान गई थी और हर साल ये घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। और ये बादल जो होते हैं ये इतने पावरफुल होते हैं कि इनकी खास बात यह है कि देखिए एक तो ये बहुत तेजी से बारिश करा देते हैं, उसके बाद बिजली, कड़कड़ाना, तूफान लाने की क्षमता भी रखते हैं। अब उसके बाद देखिए कि ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस थी उसमें ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा रोल है। ह्यूमिडिटी का रोल है मतलब क्या है, देखिए एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH। ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये जो है इसको समझिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है तो क्या असर होता है। यहां पे हवा में नमी की मात्रा को यह दर्शाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हवा में की नमी की मात्रा एक निश्चित तापमान पर जब अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाती है और मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच गई तो हम कहेंगे कि 100 के करीब पहुंच गई। तो इसका मतलब जब हवा में एक खास तापमान में नमी धारण करने की उसकी क्षमता थी, उस क्षमता के बराबर उसने नमी धारण कर ली है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बादल जो होगा वो बनेगा और बारिश होने की फिर संभावना रहेगी, क्योंकि उससे ज्यादा वो नमी धारण कर नहीं सकता था, तो कंडेंसेशन होगा ही, पानी की बूंदें बनेंगी ही। तो बादल फटने के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100 के करीब पहुंचना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद देखिए फ्लैश फ्लड्स को हम समझते हैं, ये कैसे कनेक्टेड है। देखिए बादल फटा, तेजी से पानी गिरा। अब तेजी से पानी जब जमीन में आता है तो अत्यधिक वर्षा के कारण क्या होता है, बाढ़ की स्थिति बनती है। जब जल निकासी की व्यवस्था नहीं रहती, जो जल निकासी प्रणालियां होती हैं, यानी कि जहां जहां से जैसे अभी बारिश हो जाए और कहें कि यहाँ पे पानी भर गया है, तो पानी भरने की वजह क्या रही होगी, जल निकासी प्रणाली काम नहीं कर रही थी, यानी कि जो नालियां थी वो जाम थी। या देखें तो हम जो आज के डेट में देखते हैं शहरों में जो सड़कें होती हैं सब सीमेंटेड होती हैं, RCC होती है, तो उसमें क्या होता है, पानी तो ये धारण कर नहीं सकता है, ये कहीं जा नहीं सकता है। तो ऐसे में जो जल निकासी प्रणाली है उसका बेहतर होना बहुत जरूरी है। तो वो जो है जल निकासी प्रणाली ओवरफ्लो हो जाती है, क्योंकि पानी की जितनी उसकी क्षमता थी उस क्षमता से कहीं ज्यादा मात्रा में पानी आ गया है। अब देखिए भारी बारिश और जल निकासी प्रणालियों की अव्यवस्था से पहाड़ी इलाकों में ये समस्या ज्यादा आती है। तो रहायशी इलाकों में जो रहने वाला जो क्षेत्र होता है पहाड़ों में, वहां पे पानी, चूंकि ढलान वाला एरिया है, अब यहाँ पे पानी अगर गिरेगा, यहाँ पे कोई घर है या कोई भी जगह बनी है, तो उसका नुकसान होगा इस फ्लैश फ्लड में, क्योंकि पानी बहुत तेजी से आएगा। अब उसके बाद देखिए प्रभाव यही होता है कि जान का माल का नुकसान दोनों का हो सकता है। फिर उसके बाद लैंडस्लाइड की भी घटना होती है। और देखिए ये भी कैसे कनेक्ट है कि जब पहाड़ी क्षेत्रों की चट्टानें और मलबा ढलान खिसकते हैं, ढलान से क्यों खिसकेंगे चट्टानें और मलबा, देखिए ये पहाड़ है और मलबा या चट्टान क्यों खिसकेगी, उसके पीछे की वजह है कि जब वहां पर नमी आ जाएगी, नमी आ जाएगी तो क्या है, उस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल जो है, एक बल जो उसे रोक के रख रहा था चट्टान को या फिर कहें उस मलबे को, उससे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर प्रभावी हो जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा पानी और नमी की वजह से वह अपने आप को रोकने में सक्षम चट्टान या मलबा नहीं रह जाता है।
तो लैंडस्लाइड की स्थिति होती है। इसीलिए आप देखिए जब जब भारी बारिश होती है, स्पेशली मानसून के समय में, तो जब नमी ज्यादा इकट्ठा होती है तभी लैंडस्लाइड की घटना होती है। तो अब अत्यधिक वर्षा हो रही है, बादल फट रहा है, तो भी वही है कि नमी ज्यादा हो जाएगी, नमी ज्यादा होने से लैंडस्लाइड की घटना होगी। तो इसकी वजह से पानी का जो वजन होता है मलबे और मिट्टी को बढ़ा देता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब उसके बाद जो भूस्खलन है सड़कों और पुलों को अवरुद्ध कर सकता है। इससे देखिए आना जाना बाधित हो सकता है, यहाँ तक कि जो राहत सेवाएं हैं वो तक कभी कभी पहुंचाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा बादल फटने के अगर देखिए कारण क्या है, कारणों पे हम जाएंगे तो बहुत सारे कारण हैं। अब तो मानवीय कारण भी है इस पे। सबसे पहले देखिए भौगोलिक कारण क्या है। जैसे मैंने आपसे बताया था बादल कहाँ फटेंगे, पहाड़ी इलाकों में। तो हिमालयी जो क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहां पर ये चीजें देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो हवाएं हैं, हवाओं में जो नमी इकट्ठा होगी, वो नमी जब इकट्ठा होगी, देखिए ऐसे देखिए नमी इकट्ठा हो रही है, ये ऐसे जा रहे हैं, ये हवा ऊपर की ओर बढ़ी और यहां नमी इकट्ठा होती गई और फिर से बार बार हवाएं आती ही जा रही हैं। तो जो बादल यहां बन रहा था ये थोड़ा सा और ऊपर पहुंच गया है और ऊपर पहुंचने की वजह से और ज्यादा यहां पे नमी इकट्ठा हो रही है और वही जो संघनन हो रहा है और ज्यादा नमी इकट्ठा हो रही है। एक सीमा के बाद जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 के करीब पहुंच जाती है, जब वो अपनी क्षमता खो देता है कि इससे ज्यादा अब इस क्षेत्र में नमी धारण नहीं की जा सकती है, तो बारिश की बूंदें बनती हैं और बड़ी बूंदें बनती है और बारिश होती है, जैसा मैंने आपसे बताया था। तो ये कैसे हो सकता है? पहाड़ी क्षेत्रों में ही संभव है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, देखिए ये बड़ा कारण है। देखिए मुद्दा ये है कि जो पानी है वाष्पित होने से अधिक नमी बनती है। जलवायु यानी कि आप देखिए तापमान जो है वो बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। तो वैश्विक तापमान में जब वृद्धि हो रही है तो हर क्षेत्र में जहां पे जो तापमान उसका था उससे ज्यादा मात्रा में हो गया। तो यहां पर भी जो हवाएं हैं, ये हवाएं भी देखा जाए तो क्या है, अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म है। तो इन हवाओं में ज्यादा नमी है, तो और ज्यादा नमी यहां ऊपर इकट्ठी होगी और जितनी ज्यादा नमी इकट्ठी यहां पे होगी, ये जो बादल है ये उतना ही ज्यादा क्लाउड बर्स्ट करेगा। तो अब यहां पे ये बात समझिए, जलवायु परिवर्तन होने की वजह से क्या हो रहा है, नमी ज्यादा इकट्ठी हो रही है बादल में। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 तक पहुंचने की संभावना और बढ़ेगी। अब उसके बाद देखिए अन्य कारण शहरीकरण और जंगलों की अंधाधुंध कटाई भी है। एक तो शहरीकरण हो रहा है, जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो जहां बारिश होनी चाहिए वहां होने की जगह अनावश्यक रूप से नमी कहीं और जाके इकट्ठा होकर कहीं और बारिश करवा रही है, जबकि उस नमी को कहीं और खींचा जा सकता था। और एक देखिए जल निकासी में रुकावट, जल निकासी प्रणालियों में अवरोध के कारण नमी का संचार अधिक होता है। तो सीधी सी बात है, जल निकास प्रणाली अगर कम होगी तो उससे उसका अवरोध कम होगा और वो सीधे कहां पहुंचेगी, पहाड़ों तक पहुंचेगी। अब यहां पे एक और महत्वपूर्ण बात कि इसके प्रभाव क्या हैं, और एक और महत्वपूर्ण सवाल बनता है, क्या हम क्लाउड बर्स्ट का पूर्वानुमान लगा सकते हैं या इसे रोक सकते हैं? दो बातें हैं। तो पहले प्रभाव देख लीजिए, पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा, जैसे कि एक लैंडस्लाइड है, फ्लैश फ्लड है, ये तो प्रभाव होंगे ही बादल फटने से, जो देखने को मिला भी है रामबन में, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद बाढ़ का जो खतरा, वही फ्लैश फ्लड यानी कि बाढ़ की खतरा है, तो वो रहेगा, जिससे कि एक तो देखिए मिट्टी और प्रदूषक है वो नदियों में आएंगे तो नदी का पानी और गुणवत्ता खराब होगी। यहां तक कि पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान होगा, मानव का नुकसान होगा, उसके निर्मित सामानों का नुकसान होगा, घर, सामान, पुल, बहुत चीजों का नुकसान होगा। जो फसल है, फसल का नुकसान होगा। अब देखिए ये सारे जो नुकसान हैं, इस पे हम क्या कर सकते हैं? अगर आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, तो क्या इसे रोका जा सकता है? क्या हम इस पे नियंत्रण पा सकते हैं? नियंत्रण नहीं पा सकते। हाँ, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो इसकी मात्रा को बढ़ा रहा है, वो एक है हमारे हाथ में कि हम जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित कर लें तो उसकी मात्रा को रोक सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है, चलिए प्रयासों के पहले ये जान लें कि क्या हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कहीं पे यहाँ पे अभी बहुत ही अचानक से, क्योंकि क्लाउड बस्टिंग होती है, बादल फटता है, बहुत अचानक से होता है, बहुत लंबा समय नहीं लगता, कुछ ही समय में पूरा माहौल क्रिएट हो जाता है और अचानक से बादल फट जाता है। तो आमतौर पर जो मौसम वैज्ञानिक है वो अनुमान नहीं लगा पाते हैं। लेकिन क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? देखिए अनुमान लगाने को लिए हम मौसम का अनुमान आज भी लगाते हैं, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग लगाता है अनुमान। वो बताता है कि आने वाले दिनों में, अगले दिन, आज शाम तक यहाँ पे वर्षा होने की संभावना है,
तो बारिश होने की संभावनाएं या मौसम का जो पैटर्न है उसकी संभावनाएं वो बताता है, लेकिन एक बहुत कम समय में जिसका दायरा, देखिए बारिश होने की संभावना कैसे बताएगा कि एक बहुत बड़े रीजन में बारिश होने की संभावना, वो उस तरह के अनुमान लगा लेता है, लेकिन 20 से 30 वर्ग किलोमीटर में बहुत ही कम समय में अचानक से जो माहौल तैयार होगा उसके लिए जानकारी उसे जुटाना, आंकड़े एकत्रित करना भी मुश्किल काम है, अभी उसके लिए टेढ़ी खीर है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता है। अगर हम देखें तो जो डॉपलर रडार है, डॉपलर रडार क्या करता है, डॉपलर रडार जो हवा है उसकी गति को पहचानता है। हवा की गति के अलावा हवा में जो नमी है उस नमी की पहचान करता है, और गति और नमी की पहचान के आधार पर आंकड़े ये जुटाए जा सकते हैं। पहले तो ये मार्क किया जा सकता है कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो संवेदनशील है जहां पे इस प्रकार की घटना हो सकती है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों में ही होंगे। दूसरा कि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में डॉपलर रडार की हम व्यवस्था करें, उपयोग करें, तो हवा की गति और नमी के आंकड़ों को हम बहुत ज्यादा मात्रा में एक सूक्ष्म नेटवर्क बनाना पड़ेगा उस क्षेत्र में। वो नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा जिससे डेटा हमें मिल सके, हम कुछ समय पहले एटलीस्ट जान सके कि अभी ये स्थिति बन रही है और कुछ देर में हो सकता है, जिससे कि वहां के लोकल लोग, स्थानीय लोग अपने आप को सुरक्षित करने का जो भी बेहतरीन विकल्प है उसको अपना सकें। लेकिन इसके लिए बहुत लंबे प्रयास करने होंगे। हम सुपर कंप्यूटर तक पहुंच गए हैं, हम एआई तक पहुंच गए हैं, हम रडार का उपयोग कर ही रहे हैं, हमें इसमें और सूक्ष्मता लानी होगी। तो ये एक टेढ़ी खीर भले है, लेकिन भविष्य में हम जानकारी कुछ समय पहले पा सकते हैं, लेकिन इसे रोक नहीं सकते हैं। अब प्रयासों की बात करें तो अब चूंकि इसके प्रभाव होंगे ही, उस प्रभाव से निपटना है, उसके लिए क्या प्रयास है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा गाइडलाइंस दे रही है, और दूसरी तरफ ये देती है, आपदा गाइडलाइंस इसने तैयार किया है, दूसरी तरफ एनडीआरएफ है जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, ये क्या करेगी, कहीं पर ऐसी स्थिति आई तो बचाव कार्य जो हो सकता है वो करेगी। इसके अलावा मौसम पूर्वानुमान जो लगता है, कहीं पे भारी बारिश की जब संभावना होती है, जिस क्षेत्र में बारिश की संभावना होती है या मौसम के बदलने की संभावना होती है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग प्रयास करता है कि अलर्ट दे। लेकिन अभी भी मैंने आपको बताया कि क्लाउड बस्टिंग को लेकर के, बादल फटने को लेकर उतना सूक्ष्म स्तर पर जानकारी उपलब्ध नहीं कर पाता है और उतनी जल्दी बता नहीं पाता है अभी। तो रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करता है, तो ऐसे क्षेत्रों के बारे में जहां पे हमें एटलीस्ट ये अलर्ट मिले उस क्षेत्र में हमें सोच समझ के जाना चाहिए कि अगर रेड अलर्ट है तो हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ऑरेंज है तो उसके तुलना में कम, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तीनों अलर्ट महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे खतरनाक है रेड अलर्ट। अब उसके बाद देखिए, जल निकासी प्रणालियों में सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि जल निकासी प्रणालियां ऐसी हैं कि अगर क्लाउड बस्टिंग होती है तो पानी एकत्रित बहुत ज्यादा हो जाता है और उसको निकलने की जगह नहीं मिलती, जिससे जान माल का ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अगर जल निकासी प्रणालियां हमारी ज्यादा बेहतर हो तो हम पानी की निकासी जल्दी सुनिश्चित कर पाएंगे और वो पानी अनावश्यक गलत जगह पे नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए, वन संरक्षण, वनों की जो कटाई है उस पर रोक लगानी पड़ेगी, वृक्षारोपण को बढ़ाना होगा, जिससे हम जो नमी है, गर्म हवा में जो नमी है जो आगे बढ़ रही है, पहाड़ों तक जा रही है, उसे हम पहले ही रोक सकें। इसके अलावा भूस्खलन और बाढ़ नियंत्रण के लिए देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में जो सुरक्षा दीवारें और संरचनाएं निर्मित की जाती हैं उसको और सुदृढ़ करना होगा, उस पर और व्यापक काम अभी करने की आवश्यकता है, इसके प्रयास किए जाते हैं। और उसके अलावा सामुदायिक जागरूकता जरूरी है। आपदा प्रबंधन को लेकर प्राथमिक चिकित्सा की हम बात करें तो उसके लिए जो सामुदायिक जागरूकता है वहां के लोगों के, स्थानीय लोगों की, वो मजबूत होनी चाहिए, वो उनके काम आएगी, क्योंकि उनके लिए ही सबसे पहले सामने प्रत्यक्ष खतरा है, बाहर से आने वालों के लिए बाद में है। चलिए, अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी ये है कि जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी को ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से करना चाहते हैं, यानी कि दृष्टि आईएएस की ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से करना चाहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस आपको क्लास को पढ़ने का एक अलग एक्सपीरियंस देती हैं, तो उसके लिए दृष्टि आईएएस के नोएडा सेंटर में आईएएस-जीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स के लिए एडमिशन शुरू है और बैच शुरू हो रहा है हिंदी माध्यम के लिए 29 अप्रैल से और अंग्रेजी माध्यम के लिए 7 मई से। खास बात क्या है, देखिए, खास बात यह है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होगी। जो अगले साल यूपीएससी का पेपर देना चाहते हैं उसके अगले साल, तो उनके लिए अच्छा है कि प्रीलिम्स और मेंस साथ में होंगे और बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी तैयारी होगी। और खास बात यह है कि आपको फिर भी कोई डाउट है, आप कुछ और जानना चाहते हैं सेंटर के बारे में, फैसिलिटी के बारे में, सुविधाओं के बारे में, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 87501 87501। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
अब इसके बाद आगे बढ़ें और हम देखें एक सवाल जो आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ है कि बादल फटने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है कि बादल फटना एक धीमी और लगातार वर्षा की घटना है। ऑप्शन 2 है बादल फटना केवल समुद्र तट के क्षेत्रों में होता है। ऑप्शन सी है बादल फटना एक अचानक और अत्यधिक वर्षा की घटना है जो आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। और डी है बादल फटना कभी भी भारी वर्षा का कारण नहीं बनता है। तो ये चारों विकल्पों के आधार पर जवाब देने का प्रयास कीजिए आज के सेशन के माध्यम से, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने का एक प्रेरणा मिलती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी जानकारी है। जानकारी यह है कि अपग्रेडेड दृष्टि लर्निंग ऐप आ चुका है। तो जो भी विद्यार्थी IAS-GS फाउंडेशन का ऑनलाइन कोर्स ले चुके हैं या लेने वाले हैं, उनके लिए यह फीचर बहुत ही बेहतरीन है। फाउंडेशन कोर्स के लिए है। IAS ऑनलाइन GS फाउंडेशन कोर्स में आपको AI के 3 फीचर मिलेंगे। फीचर नंबर 1 है AI समरी। जैसे आपने एक क्लास देखी, 2-2.5 घंटे की क्लास थी, मान लीजिए 2 घंटे की क्लास थी, उस बड़ी क्लास में पूरे क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया, क्या समझाया गया, उसकी समरी आपको मिल जाएगी। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पॉइंट्स में जानकारी मिल जाएगी कि आज की इस क्लास में ये जानकारियां थी। फिर उसके बाद आप अपने आप को अगर ये जांचना चाहते हैं कि आप जो पढ़े आपको कितना समझ में आया है, तो AI क्विज का ऑप्शन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए उस क्लास में जो जानकारी आपको दी गई, जो पढ़ाया गया, उससे रिलेटेड सवाल बनाएगा और आपसे पूछेगा, जिसके जवाब आप दे के अपने आप को जान सकेंगे कि आपने कितना समझा है इस आज के टॉपिक को। फिर उसके बाद आस्क मी अ क्वेश्चन भी है, एक AI का फीचर। मान लीजिए उस लेक्चर में कोई टॉपिक था या कोई बात बताई गई थी जो आपको समझ में नहीं आई, तो आपने AI से सवाल पूछा, आपने पूछा मुझे इसके बारे में बताओ, तो वो आपको बता देगा उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल आप पूछेंगे। तो AI के ये फीचर क्या कर रहे हैं, आपकी तैयारी को और स्मार्ट बना रहे हैं, आपको और अपडेट कर रहे हैं। क्योंकि अब आपकी तैयारी जितनी स्मार्ट होगी, आपका परिणाम आने का जो प्रतिशत है, एक कह सकते हैं संभावना है, वो और प्रबल होती जाएगी। और संभावनाओं को प्रबल करना ही तैयारी को बेहतर करना होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।